नमस्कार मित्रों, सर्जन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अच्छा देखो, अपना सब्जेक्ट था सामान्य विज्ञान। इसमें अपन ने पढ़ लिया था, टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी। इसके भी 3 भाग होते थे। नंबर पहला इसके भाग होते 3। नंबर फर्स्ट था जीव विज्ञान, जिसको कहते हैं बायोलॉजी। नंबर दूसरा था भौतिक विज्ञान और नंबर तीसरा है रसायन विज्ञान। नंबर तीसरा है रसायन विज्ञान। इसमें अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, अपन पहले क्लासेज में जीव विज्ञान चालू किया था, मतलब बायोलॉजी की मैंने टॉपिक भी डाल रखे इसमें। तो उसके आगे अपन बढ़ेंगे, यानी कि अपन क्या चालू करेंगे आज, बायोलॉजी में मैंने कुछ क्लासेज ली थी, वो इसमें डली हुई है। आप पुरानी क्लासेज इसमें देख लेना। इसकी मैं आगे एक टॉपिक में चालू करता हूँ। देखो, मतलब सामान्य विज्ञान के 3 भाग होते हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसमें नंबर फर्स्ट चल रहा है अपना जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी चल रहा है। तो इसको देखिएगा, बायोलॉजी जिसको कहते हैं जीव विज्ञान। और इसमें टॉपिक जो चल रहा था उसका नाम है पोषण पदार्थ। क्या चल रहा था? पोषण चल रहा था। पोषण को देखो, साइंस में तो बोलते हैं पोषण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। अच्छा, इसको अपनी भाषा में बोलते हैं भोजन, जिसको कहा जाता है फूड। ये चल रहा था। सर क्या होता है पोषण? पोषण से ऊर्जा मिलती है सजीवों को, यानी पोषण करने के बाद क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है मानव या सजीव को। पोषण के प्रकार 2 प्रकार मैंने बताए थे, ऊर्जा देने वाले पोषण, ऊर्जा नहीं देने वाले पोषण। ऊर्जा देने वाले पोषण में हो गया था, नंबर फर्स्ट हो गया था कार्बोहाइड्रेट, जो इसमें वीडियो डला हुआ है। कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं अपने एक प्रकार का ये शुगर होता है, शर्करा भी बोला जाता है, जो मैंने पढ़ा दिया अच्छे से। वीडियो है इसमें, लेक्चर है, देख लेना। अच्छा, नंबर दूसरा है वसा, ऊर्जा देने वाला भोजन है सारा, जिसको कहा जाता है फैट, लिपिड। ये भी मैंने पढ़ा दिया था। और आज चलेगा तीसरा, जिसका नाम है प्रोटीन। क्या है बच्चों? प्रोटीन। तो नंबर तीसरा पोषण चल रहा था बायोलॉजी में, तो इसका नंबर तीसरा टॉपिक चलेगा पोषण पदार्थ का, ऊर्जा देने वाला पोषण है प्रोटीन। देखो, मानव शरीर में सबसे जल्दी पाचन कार्बोहाइड्रेट भोजन का होता है, इसलिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। अच्छा, ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत किसे कहा जाता है? वसा को कहा जाता है। क्यों? थोड़ा धीरे पाचन होता है वसा का। सबसे पहले पाचन किसका? कार्बोहाइड्रेट का, मतलब शुगर का होता है, शर्करा का होता है, ग्लूकोज का होता है। नंबर दूसरा पाचन किसका? वसा का। फिर सबसे लेट पाचन किसका होता है? प्रोटीन का होता है। इसलिए प्रोटीन को बोला जाता है मानव बॉडी का या सजीव का वर्धकारी पोषण पदार्थ, प्रोटीन को कहा जाता है। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे। नंबर फर्स्ट, नंबर पहला तो पढ़ा दिया कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा पढ़ा दिया वसा, नंबर तीसरा चलेगा आज प्रोटीन। देखिएगा सर, टॉपिक चलेगा प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है सर। प्रोटीन एक प्रकार का भोजन है, ऊर्जा देने वाला पोषण पदार्थ है। प्रोटीन की खोज नंबर फर्स्ट में मैं बात करूंगा। सर, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इसकी खोज का श्रेय जाता है जे बर्जीलियस। क्या नाम है बच्चों? जे बर्जीलियस। सर, सन भी पूछ लिया जाता है तो बता दो, वैसे तो पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ ले कभी तो याद रखना, प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने कब की थी? तो वह बोलना है 1938 में की थी। ठीक है सर, प्रोटीन की खोज हो गया जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी, डॉक्टर ने की थी। अच्छा, आगे बढ़ूंगा मैं। प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण सर देखो, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हुआ था। तो देखो, यहाँ भी रहेगा कार्बन भी रहेगा, प्लस हाइड्रोजन तत्व भी रहेगा, प्लस ऑक्सीजन तत्व भी रहेगा, प्लस ये तो था ही था किसमें? कार्बोहाइड्रेट में ये 3 था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। वसा में भी ये था। कार्बोहाइड्रेट में तो निश्चित अनुपात था 1:1, 1:2:1 था। अच्छा, वसा में अनिश्चित अनुपात था तीनों का, लेकिन इसमें देखो 3 तो रहेंगे। अच्छा, किसमें? प्रोटीन में। और नया चौथा तत्व और जुड़ जाता है, उसका नाम है नाइट्रोजन।
सर प्रोटीन को बनने के लिए नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होना जरूरी है? तो वो याद रखना है बच्चों, मिनिमम 16 तो होना ही जरूरी है, तभी जाके प्रोटीन का अणु बनेगा। मतलब लगभग मुख्य 4 तत्वों से मिलकर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। 4 तत्व कौन कौन सा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। बच्चों पूछा जाए कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो बोलना है 16% होता है। ठीक है सर। प्रोटीन की इकाई, मेन इकाई प्रोटीन की क्या होती है? प्रोटीन की इकाई, यूनिट्स, जिसको माना जाता है यहाँ अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल, प्रोटीन की इकाई किसे कहा जाता है? अमीनो अम्ल को कहा जाता है। देखो सर, प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्लों से होता है? तो मैं यहाँ लिखूंगा 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से प्रोटीन के एक अणु का निर्माण होता है। एक अणु का निर्माण होता है। मतलब 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अपन को जरूरी होता है, लेना ही पड़ेगा, तब जाके प्रोटीन का एक अणु बनेगा। मतलब देखो इधर देखिएगा, 10 तो अपन बाहर से लेते भोजन के साथ, और 10 20, कुल कितने हैं? 10, और 10 + 10। सर ये 10 कहाँ से हैं? बाहर से, भोजन के साथ लेते हैं, फूड से लेते हैं। किससे लेते हैं? फूड से लेते हैं। और 10 कहाँ निर्माण होता है? स्वयं शरीर में, मानव बॉडी में निर्माण होता है, शरीर में बनता है। शरीर में कहाँ से? शरीर में भी कहाँ? यकृत में बनता है। यकृत देता है 10 तो अंदर, और 10 अपन बाहर फूड के साथ लेते हैं अमीनो अम्ल। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हो गए टोटल? 10 और 10 कितने हो गए? 20। 10 तो अपन बाहर से लेते हैं, 10 शरीर में बनते हैं खुद, तो 20 हो गए। 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन के एक अणु का निर्माण होता है। याद रखना है बच्चों, प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होता है। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं? खोज हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया, प्रोटीन की इकाई हो गई। अच्छा, या तो स्रोत बोलो, मतलब सोर्सेज, इसके प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं? और एक वो आता है कि प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मानव या सजीव को मिलती है? जरा देखिएगा, मतलब यहाँ लिखूंगा मैं आगे, 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा, सजीवों को कितनी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से? तो याद रखना है, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट में बताया था आपको 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अच्छा, उसमें वसा में बताया था 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। और आज देखो प्रोटीन के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मानव या सजीव को मिलती है? तो याद रखना है 5.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है? 5.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। सर देखो आजकल नॉर्मल सा क्वेश्चन सब याद कर लेते हैं, सब रट लेते हैं। सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी, वसा से इतनी ऊर्जा किलो कैलोरी में। मतलब भोजन क्या देता है? कैलोरी ऊर्जा देता है। मानव शरीर में ये किलो कैलोरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में हो जाता है। तो मैं बोलूँगा मानव शरीर की ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो याद रखना एटीपी होती है। ये कैलोरी किस में बदल जाता है? एटीपी में। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कैलोरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में। किसके द्वारा? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। तो मानव बॉडी की ऊर्जा की इकाई क्या है? एटीपी है। और भोजन से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? कैलोरी के रूप में या किलो कैलोरी के रूप में मिलती है। ठीक है सर, वैसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक ऊर्जा का तो जूल होता है। तो सर इसको जूल में बताओ, किलो कैलोरी या कैलोरी को आप जूल में कन्वर्ट करो। इधर देखो बच्चों, मैं यहाँ लिखूंगा 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक नहीं है,
ये लिया जाता है कैलोरी। खाद्य पदार्थों की ऊर्जा की इकाई क्या है? कैलोरी होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा का मात्रक, एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, उसका मात्रक क्या होता है सर? जूल होता है। तो एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.187 जूल होता है, याद रखना है। ठीक है सर, मतलब एक कैलोरी में इतना जूल होता है। ठीक है, 4.187 जूल होता है। अच्छा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, देखो पॉइंट के बाद एक संख्या, एक के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या हो, एक पॉइंट के बाद कुछ भी हो, एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या 5 हो या 5 से बड़ी हो, जैसे यहाँ 8 है, तो देखो इसका एक किस में जुड़ जाएगा? एक में जुड़ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 पॉइंट इतना जूल होगा सर। एक कैलोरी में लगभग इतना जूल होता है, 4.187 जूल, या इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ 4.2 जूल। ठीक है सर, एक कैलोरी बिल्कुल बेसिक चालू किया है। अच्छा, एक किलो कैलोरी, सर 1 किलो का मतलब 1000, मतलब इधर 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी यहाँ ले लो। 4.2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पीछे क्या आ जाएगा बेटा? जूल आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से निकल के आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि देखो 1 पॉइंट से 1 जीरो चला जाएगा तो कितना होगा यहाँ? 4200 जूल हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा बेटा? 4200 जूल। मतलब ये निकल के आया कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल? 4200 जूल, 4200 जूल हुआ है एक में। अच्छा, यहाँ कितना है? 5 है, तो 5 तक जाना है, तो इसको देखो काउंट कर लो। 1 किलो में इतना, 2 में लगभग साढ़े कितना हो जाएगा? 8000 के, यानी कि 8400 जूल हो जाएगा। 3 में 12 के ऊपर हो जाएगा, 4 में 16-17 हो जाएगा। अच्छा, 5 में 5 चौक 20 लगभग, कुछ ये भी जुड़ जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ या करके लिखूंगा कि कितना जूल होता है, लगभग होगा 21 किलो जूल। मतलब 5.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम से इतनी, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन से कैलोरी में तो 5.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली है। किलो कैलोरी को 5.1 किलो कैलोरी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? जूल में। तो कितना जूल आया? 21 किलो जूल आया है। कहाँ से आया सर? यहाँ से आया है। मेन बात कि 1 किलो में इतना 4000 के ऊपर, 2 में लगभग 8000, 3 में 12, तो काउंट कर लेना, लगभग ये 21000 हो जाएगा। ये 21000 जूल हो जाएगा। किलो का मतलब 1000 होता है। बच्चों आजकल यही पूछा जाता है, क्योंकि ये तो सामान्य हर बुक में लिखा रहता है इतना किलो कैलोरी प्रति ग्राम, लेकिन इसको कन्वर्ट करना थोड़ा ठप हो जाता है। तो कन्वर्ट आप यहाँ से करें, कन्वर्ट आप यहाँ से करें। कहाँ से? 1 किलो से करें। इसमें 4200 जूल होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो इतना हो गया। अच्छा, प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत, ठीक है बच्चा, देखो प्रोटीन के स्रोत ऑप्शन देख के लगाना है। ऐसा कि नहीं कि सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है ऑप्शन के अनुसार। इधर ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक प्रोटीन तो किस में होता है? नंबर पहला स्रोत जो इसका होगा वो होता है एल्गी होता है, जिसको कहा जाता है शैवाल। सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? शैवाल में होता है। सर कौन सा शैवाल? तो उसका नाम है क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल। कितना प्रतिशत? लगभग इसमें इतना प्रतिशत, यानी 70% प्रोटीन होता है। सर्वाधिक प्रोटीन ऑप्शन के अनुसार लगाना है। अच्छा, नंबर दूसरा इसका स्रोत होगा सर, दूसरा क्या होगा? तो होगा मशरूम होगा सर इसका स्रोत। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? मशरूम। सर ये मशरूम क्या है? आप सब जानते हैं, एक प्रकार का ये फंगी है, कवक है, कवक पादप है। शैवाल भी क्या है? पादप है। अच्छा, मशरूम भी क्या है? पादप है। सर पादप में किस जगत का पादप है? देखो पादप भी 3 प्रकार का होता है, ट्रेकियोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा थैलाफाइटा। सबसे बड़ा जगती कौन होता है? थैलाफाइटा पादप जगत होता है। तो उसमें उसी का पादप है कौन? शैवाल है। उसी का है कवक, तो ये थैलाफाइटा का ये मशरूम, ये कवक होता है। मशरूम क्या होता है? ये अपने गाँव में देखो बोलते हैं सांप की छतरियाँ बारिश के दिनों में उग जाती है ना, मिट्टी में उग जाती है, तो उसका नाम है कवक, सांप की छतरिया। ये एक प्रकार का ऐसा बना हुआ होता है।
मशरूम। ठीक है सर। सर्वाधिक प्रोटीन शैवाल में, क्लोरेला शैवाल कहाँ मिलता है? पानी की सतह पर पाया जाता है। सर ये क्या है? ये अपनी भाषा में बोलूँ तो ये खाजी हैं, खाजी काय हैं, एल्गी हैं, काय या खाजी। अच्छा ये क्या है? मशरूम कवक है, फंगस है। ठीक है। अच्छा नंबर तीसरा स्रोत होगा। अच्छा ठीक है सर, इसमें तो 70% प्रोटीन होता है, मशरूम में लगभग कितना होता है? तो याद रखना कितना प्रतिशत प्रोटीन? लगभग 52, 51 से 52, तो बोल दिया जाता है 52% प्रोटीन मशरूम में होता है। नंबर तीसरा स्रोत कौन होगा सर इसका? तो अब तीसरा आएगा सोयाबीन। कौन आएगा डियर? सोयाबीन आएगा। अब बोलिएगा सोयाबीन में कितना प्रतिशत? सर बुकों में दिया हुआ होता है 40 से 46, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लगभग 40 से 46, इसी के बीच में होता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना? 40 से 46% तक होता है। ठीक है। अब इसके बाद नंबर अगला देख लो सर, इसके बाद कौन आएगा? नंबर चौथा स्रोत, तो वो आ जाएगा मूंगफली। कौन आ जाएगा डियर? मूंगफली। कितना प्रतिशत? तो इसमें याद रखना है 26%। कितना प्रतिशत? 26%। इसके बाद बताओ सर, इसके बाद तो बहुत सारे दालें आ गई, सारी दुनिया की दालें। दालों में कितना? 17 से लेकर 21% तक होता है। दालों में कितना प्रतिशत? 17 से सर्वाधिक। अच्छा दाल में 17 से लेकर 21। दाल भी कई प्रकार की दाल होती हैं, ऐसी दाल बताओ जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन मतलब 21% होता हो, तो उसका नाम है अरहर की दाल। सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में? अरहर की दाल में होता है। और न्यूनतम 17 के लगभग, तो वो मसूर में आता है लगभग। कौन सी दाल? मसूर की दाल। इसके बाद कौन आ जाएगा? अंडा आ जाएगा। अंडे में भी प्रोटीन होता है। सर अंडे में प्रोटीन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन होता है। कौन सा? एल्ब्यूमिन होता है। अच्छा अंडा कितना प्रतिशत होता है प्रोटीन? सर ज़्यादा होता है, 15 से 20% होता है। कितना? लगभग 15 से 20% होता है। अंडा हो गया। अब तो बहुत सारे, दूध हो गया इत्यादि कर लेना, दूध हो गया, बादाम हो गया, इसके अलावा काजू वगैरह, ये सारे किस में आते हैं? प्रोटीन में आते हैं। तो देखो ऑप्शन देख के लगाना है आपको। अच्छा एक बार क्वेश्चन आया तो वहाँ देखो, वहाँ केवल सोयाबीन से चालू था ऑप्शन, सोयाबीन था, मूंगफली था, अन्य था, तो वहाँ वो ये दोनों नहीं था। तो सर्वाधिक वहाँ पूछे, यहाँ से चालू था ऑप्शन, सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? तो उसमें क्या आएगा फिर? सोयाबीन। फिर उसके बाद मूंगफली, तो सोयाबीन। बच्चा सोयाबीन को रट लेता है, क्योंकि ये बुकों में क्वेश्चन छाप दिया कि सर्वाधिक ऑप्शन के अनुसार सोयाबीन किस में? सोयाबीन में कितना होता है? 46% तक होता है। लेकिन इसके भी आगे अगर मशरूम दिया हो तो मशरूम लगाना है। कितना प्रतिशत प्रोटीन? 52%। अच्छा इससे भी आगे कोई दिया हो, शैवाल यानी पादप होता है। कौन सा शैवाल? क्लोरेला शैवाल। इसको अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। अंतरिक्ष शैवाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष में जो मानव जाता है इसी शैवाल का उपयोग करता है, वहाँ लेके जाता है और भोजन के रूप में कर लेता है, क्योंकि प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो ये ऐसा शैवाल है बच्चों, ये भूख को मार देता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भूख को मारने वाला शैवाल कौन सा है? क्लोरेला शैवाल है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। स्रोत हो गया। अब देखो प्रोटीन, चलो आगे बढ़ते हैं। सर आपने स्रोत बताए हैं, सर्वाधिक प्रोटीन शैवाल में होता है, उसके बाद मशरूम आ गया, उसके बाद सोयाबीन आ गया। देखिएगा बच्चों, सोयाबीन में कुछ प्रोटीन के नाम, इंपॉर्टेंट प्रोटीन में बता देता हूँ, नाम याद रखना है जो बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा इधर देखिएगा सर, सोयाबीन में प्रोटीन जो होता है उसका नेम क्या है? सोयाबीन में प्रोटीन उसका नेम क्या है पूछा जाए तो याद रखना उसका नेम है लेग्यूमिन। लेग्यूमिन याद रखना है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन होता है? लेग्यूमिन होता है। अच्छा बट नहीं आता, पुराना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन, लेग्यूमिन याद रखना है। अच्छा सर अंडे में कौन सा होता है? अंडे में प्रोटीन याद रखना, अंडे में प्रोटीन का नाम है तो उसका नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन होता है, याद रखना एल्ब्यूमिन। सर ठीक है, कुछ अन्य प्रोटीन जैसे कि हड्डियों में प्रोटीन, बोन्स होती हैं, हड्डियों में प्रोटीन हड्डियों का निर्माण भी प्रोटीन से होता है, कैल्शियम से होता है, फास्फेट से होता है। हड्डियों में प्रोटीन जो होता है उसका नाम क्या है सर? ओसिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है इसको कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों? तो हड्डियों में कौन सा? ओसिन होता है। अच्छा इसके बाद रक्त को बोला जाता है रुधिर या ब्लड, होता है प्रोटीन। रक्त में प्रोटीन जो होता है उसका नाम क्या है सर? नाम सुना है आपने? नंबर 5 तो सुना होगा, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन।
ग्लोबिन प्रोटीन होता है। नंबर दूसरा इसी में होता है फाइब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। अच्छा, इसके बाद कौन सा होता है सर? रक्त में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, 3 4 5 मुख्य प्रकार के प्रोटीन होते हैं। नंबर फर्स्ट ग्लोबिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। अच्छा, इसके बाद फाइब्रिनोजन हो गया, इसके बाद हिपेरिन हो गया, और इसके बाद देखो प्रोथ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, आदि कर देना। ग्लोबिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, हिपेरिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। सुनिएगा इधर, सर ग्लोबिन क्या करता है? लाल रक्त में होता है। लाल रक्त में चमक कौन देता है? शाइनिंग कौन देता है? ग्लोबिन प्रोटीन देता है। अच्छा, ग्लोबिन। इसके बाद फाइब्रिनोजन, ये क्या करता है? ये रुधिर को गाढ़ा करता है, यानी कि थक्का। मानव बॉडी के अंदर जैसे रुधिर है तो थक्का, यानी कि चोट का मतलब चोट को क्या बोलूँ, घाव बनने में सहायक कौन सा प्रोटीन होता है? तो घाव बनने में कौन? फाइब्रिनोजन, यानी कि रक्त का थक्का बनाता है। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन भी बनाता है, एक प्रोथ्रोम्बिन भी बनाता है, रक्त में होते हैं। अच्छा, ये भी रक्त में होता है, हिपेरिन भी। तो हिपेरिन क्या कार्य करता है? ये रक्त को जमने से रोकता है। भाई गाढ़ा यानी कि जमाता कौन है? फाइब्रिनोजन। अच्छा, पतला कौन करेगा? जमने से कौन रोकेगा? हिपेरिन। इसलिए देखो, रक्त ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता और रक्त ज़्यादा पतला भी नहीं होता, तरल भी नहीं होता। इसलिए रक्त ऐसा ऐसा इसी कंडीशन में बहता रहता है। इसी ऐसे भी नहीं बहता जल की तरह, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बहता, लेकिन ऐसे ऐसे बहता रहता है रक्त। किन प्रोटीन के कारण? एक तो फाइब्रिनोजन हो गया, और किसके कारण? एक हिपेरिन प्रोटीन के कारण। सर्वाधिक हिपेरिन नामक प्रोटीन तो किस में होता है? जोग की लार में होता है। जोग नाम सुना? जोग लिच, जोग की लार में होता है सर्वाधिक हिपेरिन प्रोटीन। अच्छा, इसके अलावा देखो, रक्त में हो गया। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है बच्चों? मिल्क में। दूध में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन तो याद रखना है, वो प्रोटीन होता है, उसका नाम है, एक तो होता है केसिन, होता है केसिन प्रोटीन होता है। अच्छा, माँ का दूध, मम्मी का दूध सफ़ेद होता है, बिल्कुल वाइट ही होता है माँ का दूध, मानव दूध। तो मानव दूध सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद प्रोटीन में, सफ़ेद दूध में कौन सा प्रोटीन? तो यह बताना है केसिन, यानी कि किस दूध में होता है ये? सफ़ेद दूध में, सफ़ेद दूध में होता है, यानी कि दूध सफ़ेद होता है किस प्रोटीन के कारण? केसिन प्रोटीन के कारण। ये नंबर फर्स्ट प्रोटीन हो गया। एक होता है दूध में केरोटीन प्रोटीन। कौन सा बच्चों? केरोटीन प्रोटीन। सर ये केरोटीन किस में होता है? ये होता है पीले दूध में। पीला दूध कौन का होता है? पीले दूध में होता है केरोटीन प्रोटीन। पीला दूध कौन का होता है? गाय का होता है। गाय का दूध पीला होता है, हल्दी का रंग पीला होता है, उस किसके कारण होता है? किस प्रोटीन के कारण होता है? केरोटीन प्रोटीन के कारण। और दुनिया में जैसे मानव दूध सफ़ेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण, गाय का दूध पीला होता है केरोटीन प्रोटीन के द्वारा, भैंस का दूध सफ़ेद होता है किस प्रोटीन के कारण? केसिन प्रोटीन के कारण। सफ़ेद दूध में केसिन और पीले दूध में केरोटीन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है दूध वाला, दूध वाला इंपॉर्टेंट है, और एक हड्डियों वाला यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे देखेगा सर, अगला जैसे मैं बोलूं त्वचा हो गया। क्या हो गया बच्चा? त्वचा, त्वचा हो गया। बाल हो गया, हेयर, बाल हो गया। नाखून, नेल, नाखून। त्वचा, बाल, नाखून। इसके अलावा देखो, ये नाम सुना होगा, सींग जानवरों के होते हैं, और खुर, खुर भी जानवरों के होते हैं। में प्रोटीन, में प्रोटीन, इनमें भी प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन का नाम है कीरेटिन प्रोटीन। याद रखना है, कीरेटिन प्रोटीन, कीरेटिन प्रोटीन, कीरेटिन प्रोटीन याद रखना, जिसका दूसरा नाम रखा गया है, बोला जाता है इसको मृत प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बोला जाता है? मृत प्रोटीन बोला जाता है, कीरेटिन। यहाँ पर केरोटीन है और वहाँ क्या है? कीरेटिन है। मतलब त्वचा हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, सींग हो गया, खुर में प्रोटीन कौन सा? कीरेटिन। और केरोटीन किस में होता है? पीले दूध में होता है। कीरेटिन हो गया, जिसका दूसरा नाम क्या है? मृत प्रोटीन। देखो, बाल और नाखून, यहाँ देखेगा, बाल और नाखून, इनमें क्या होता है? शुद्ध प्रोटीन होता है, यानी कि प्योर, इसमें प्रोटीन ही होता है, शुद्ध प्रोटीन के बने हुए होते हैं, शुद्ध प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कौन? बाल और नाखून। एक आदमी मर जाता है, कोई मानव मर जाता है,
मरने के बाद भी शरीर के अंदर का प्रोटीन लेते रहते हैं और मरने के 30 से 40 घंटे तक ये बढ़ते रहते हैं। आदमी तो मर जाता है लेकिन बॉडी में प्रोटीन जो रहता है उनका ये सेवन करता रहता है, बाल और नाखून, और ये बढ़ते रहते हैं। तो आगे देखिएगा, तो देखो शुद्ध प्रोटीन कौन में होता है? बाल और नाखून में होता है। और बाकी त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर में प्रोटीन कौन सा होता है? केराटिन होता है बच्चों। कौन सा होता है? केराटिन होता है। एक आपने नाम सुना होगा, जैसे कि मिटा देता हूं इसको, नाम सुना होगा रेशम धागा। क्या? रेशम धागा। इधर सुनो एक मिनट। रेशम का निर्माण, यहां लिखूंगा मैं, सिल्क जो होता है, रेशम का निर्माण। क्या लिखा मैंने यहां पर? रेशम का निर्माण। और रेशम का निर्माण होता है बच्चों किससे होता है? प्रोटीन से होता है। रेशम का निर्माण, रेशम जो धागा होता है, सिल्क जो होता है, इसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। सर ये तो चक्कर पड़ गया, सर प्रोटीन से कैसे होता है? देखिएगा, इधर देखो, थोड़ी लंबी कहानी है, इधर देखिएगा। सर यहां लिखूंगा, एक नाम सुना होगा, बोम्बिक्स मोराई कीट। बोम्बिक्स मोराई कीट इंसेक्ट होता है। सर ये कहाँ रहता है? शहतूत के पत्तों पर रहता है। शहतूत के पत्तों पर, लीफ पर रहता है, निवास करता है। अच्छा, ये अंडा देता है। बोम्बिक्स मोराई कीट हो गया, ये क्या देता है? अंडा देता है, एग देता है। एग से थोड़ा सा बड़ा क्या कहलाता है? अंडा के बाद जो बच्चा होता है उसका नाम क्या है? अंडा। अंडा के बाद एग हो गया, अंडा हो गया। फिर उसके बाद देखो अंडा से बड़ा थोड़ा क्या होता है? प्यूपा होता है। क्या होता है बच्चों? प्यूपा होता है। प्यूपा से थोड़ा सा बड़ा कोकून होता है। क्या होता है बच्चा? कोकून होता है। कोकून तो एक वयस्क ही होता है। क्या बोला जाता है इसको? वयस्क बोला जाता है। वयस्क कीट हो गया ये कोकून। अब क्या करता है बच्चा? अंडा के बाद वैसे लार्वा आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ लिख लेना। अंडा हो गया, अंडा के बाद क्या बनेगा? लार्वा बनेगा, लार्वा। और लार्वा के बाद क्या बनेगा? प्यूपा बनेगा। प्यूपा थोड़ा वयस्क हो जाएगा, मतलब इससे भी वयस्क क्या होगा? कोकून होगा। क्या है ये? कीट ही है, इसको वयस्क बोला गया है, यानी कि वयस्क कीट का नाम कोकून। कोकून क्या करता है बच्चा? शहतूत के पत्तों पर रहता है, वहीं जीवन यापन करता है। ये कीट स्पेशल है। तो देखो, कोकून लार निकालता है बच्चा। क्या निकालता है? सलाइवा, लार निकालता है, जिसको बोला जाता है सलाइवा। सर कोकून लार निकालता है, और ये लार किसके संपर्क में आ जाती है? हवा के संपर्क में आती है। किसके संपर्क में? हवा के संपर्क में आती है। तो ये लार देखो, हवा के संपर्क में आने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? एक धागा बन जाता है। तो उस धागे का नाम ही क्या है? रेशम धागा। देखेगा, बोम्बिक्स मोराई कीट होता है, कहाँ निवास करता है? शहतूत के पत्तों पर। अच्छा, इसका जो ये बच्चा पैदा करेगा तो कैसे करेगा? सर अंडा देगा, अंडा के बाद क्या निकलेगा? लार्वा, छोटा बच्चा। अच्छा, इससे थोड़ा सा बड़ा प्यूपा, प्यूपा से बड़ा कोकून होगा। कोकून कौन सा कीट है? वयस्क कीट है। अच्छा, वही सारे कीट किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। किस जगत में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में। कोकून क्या निकालता है? लार निकालता है। लार किसके संपर्क में आती है? हवा के संपर्क में आती है। क्या बन जाता है बेटा वो लार? रेशम धागा बन जाता है। सुनिएगा, सभी जीवों का लार, कोई सा भी दुनिया में जीव हो, सभी जीवों का लार एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? एंजाइम होता है। एंजाइम। सर एंजाइम क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है ना, जो मानव शरीर के अंदर या सजीव के अंदर जैविक क्रिया करता है। क्या करता है? जैविक करता है। सभी जीवों की लार एक प्रकार का एंजाइम होता है, और सभी एंजाइमों का निर्माण प्रोटीन से होता है। सभी एंजाइमों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। एंजाइम का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। इसलिए लार को क्या बोला यहाँ? रेशम धागा। और इसी लार को क्या बोला? एंजाइम। एंजाइम का निर्माण किससे? प्रोटीन से। तो मैं यहाँ बोल दूंगा कि रेशम धागे का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। चाहे मानव की लार हो, कोई सा भी जीव हो, वो सब क्या है? एंजाइम है। एंजाइम क्या करते हैं? मानव या सजीवों में जैविक क्रियाएं करते हैं।
तो याद रखना रेशम कीट का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। सर कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन नहीं, फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, स्पेशल है। तो याद रखना, पूछ लिया जाए, आता है, देखो राजस्थान में पूछ लिया जाता है, आरपीएससी दे देता है कि रेशम का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन यानी कि एंजाइम, यहाँ देखो एंजाइम का निर्माण किससे? प्रोटीन से। सभी जीवों की लार को क्या बोला? एंजाइम बोला। यहाँ बोम्बिक्स मोराई कीटे, इसका अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद कोकून, कोकून क्या निकालता है? लार, हवा के संकुल में आता है, क्या बन जाता है? धागा बन जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है एंजाइम, याद रखना है। सर ये तो रेशम का निर्माण हो गया। मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा यहाँ पर, एक जूट या सूत नाम सुना होगा? जूट या सूत, सर क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? रेशा ही है। क्या है? रेशा ही है। ये क्या है? रेशम धागा है, वो तो धागा है, सिल्क है, लेकिन ये क्या है? जूट, प्राकृतिक रेशा है। आपसे पूछा जाए प्राकृतिक रेशा का नाम क्या है? जूट या सूत है सर। ठीक है सर, जूट या सूत है। तो इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण किससे होता है? प्राकृतिक रेशा, जूट या सूत का निर्माण, तो मैं यहां लिख दूंगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से होता है। सर कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला? मैंने बोला था ये पादप के तो रेशे होते हैं, पौधा के छोटे छोटे रेशे उतारे जाते हैं और उसको इकट्ठा किया जाता है ना, तो क्या बन जाती है? रस्सी बन जाती। उस रस्सी का नाम क्या है? जूट या सूत की रस्सी। अच्छा, सभी पादपों में क्या होता है? मैंने बोला था कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज होता है। कौन सा भोजन? सेलुलोज भोजन। इसलिए सेलुलोज किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट में। इसी रस्सी का उपयोग जानवर कर लेते हैं, जानवर खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि जानवर, जीव जंतु क्या खाते हैं? सेलुलोज का सेवन करते हैं। एक प्रकार का भोजन है। कौन सा भोजन? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए मैंने बोला है जूट या सूत का निर्माण किससे? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि इसमें क्या होता है? सेलुलोज भोजन होता है। अच्छा, रेशम का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोइन प्रोटीन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते। अच्छा सर, जूट या सूत का, इसमें सेलुलोज होता है। देखो अपने कागज भी किससे बनते हैं? कागज भी पेड़ पौधों से बनते हैं। तो देखो मैं बोल सकता हूँ कागज का निर्माण भी किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से होता है। इधर सूती कपड़ा थोड़ा मुलायम होता है, उसमें भी सेलुलोज मिलाया जाता है, सेलुलोज होता है। तो मैं बोल दूंगा सूती कपड़ा जो कॉटन होता है उसका निर्माण भी किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से होता है। याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन यही पोषण ही है एक प्रकार का। कार्बोहाइड्रेट भी पोषण, वसा भी पोषण, प्रोटीन भी पोषण। पोषण की अधिकता या कमी से मानव या सजीव को रोग ही होते, कुपोषण रोग हो जाता है ना। तो प्रोटीन न तो ज़्यादा लेना न कम लेना। ठीक है, ज़्यादा लोगे तब भी क्या होगा? कहीं ना कहीं कुपोषण हो जाएगा, और कम लोगे तो तब भी क्या होगा? कुपोषण रोग हो जाएगा। इधर देखिएगा, प्रोटीन की कमी से मानव को रोग, स्पेशल है थोड़ा मानव के बताया जाएगा यहाँ पर। प्रोटीन की कमी से मानव को रोग। अब कमी हो गई तो डिजीज हो गया, ये कुपोषण रोग में आते हैं, है ना। प्रोटीन की कमी से मानव को रोग। याद रखना है, नंबर फर्स्ट रोग जो होगा उसका नाम है स्पेशल क्वाशियोर कोर नामक रोग। क्वाशियोर कोर नामक रोग मतलब ये होता है बच्चों, सर्वाधिक वैसे होता है बच्चों में होता है। जीरो से मतलब जीरो से छोटा बच्चा, 0 से 3 वर्ष के बच्चों में, मानव यानी बच्चा ही होगा, बच्चों में होता है। सर कारण क्या है? मुख्यतया ये दूध की कमी आ जाती है। देखो सुनिएगा, जब बच्चा साल 2 साल या 2 साल के बाद होता है तो माँ अपना दूध छुड़ाना चाहती हैं, उसको रोटी या भोजन, अन्य भोजन खिलाना चाहती हैं। तो देखो अपना दूध छुड़ाती हैं तो बच्चा बाहर से इतना दूध नहीं ले पाता, है ना। इतना दूध नहीं ले पाता तो उसको रोग हो जाता है। कौन सा? क्वाशियोर कोर नामक रोग। तो ये कौन को होता है? सर्वाधिक वैसे बच्चों को ही होता है, बच्चों का ही रोग है। 0 से 3 वर्ष के बच्चों में होता है। सर कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? दूध की कमी हो जाती है बच्चों में, प्रोटीन की, दूध में जो प्रोटीन होता है उसकी कमी, यानी कि दूध की कमी से होता है। सर इसका लक्षण क्या होता है? लक्षण क्या होता है? सर स्पेशल लक्षण होता है इसका पेट मोटा। क्या हो जाता है? पेट मोटा,
है ना, पेट मोटा सर छोटा, है ना, ऐसे बोला जाता है। तो पेट मोटा थोड़ा याद रखना है, इसका लक्षण हो गया। क्वासिओरकोर ये बच्चों में होता है, सर्वाधिक कौन से बच्चों में, 0 से 3 वर्ष के मानव में यानी कि बच्चों में। नंबर दूसरा रोग कौन सा होगा, तो उसका नाम है मेरास्मस रोग, मेरास्मस नामक रोग। सर ये भी कौन में होता है, ये भी, अच्छा इसको बोला जाता है एक प्रकार का सूखा रोग भी बोला जाता है बच्चों, है ना, सूखा रोग भी, प्रोटीन का सूखा रोग है ये, है ना। एक सूखा रोग विटामिन में भी होता है, वहाँ बताया जाएगा। तो प्रोटीन का सूखा रोग कौन सा है, मेरास्मस। सर ये भी कौन में होता है, ये भी सर्वाधिक बच्चों में होता है, 1 वर्ष से अधिक बच्चों में, 1 वर्ष से अधिक बच्चों में। सर कारण क्या है मुख्य, अच्छा कारण जो रहेगा ये पोषण रहेगा भैया, है ना, पोषण, कार्बोहाइड्रेट वसा वगैरह पोषण रहेगा। सर लक्षण क्या होगा मेरास्मस रोग में, तो याद रखना है लक्षण यानी कि शरीर कंकालीय हो जाएगा, स्केलेटन शरीर हो जाएगा, शरीर कंकालीय। कंकालीय शरीर का मतलब क्या है यहाँ पर, सूखा शरीर, शरीर पतला दुबला बिल्कुल, है ना, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो शरीर सूख जाएगा, बच्चों का ही रोग है। अच्छा यही सूखा रोग बड़ों में भी होता है, प्रोटीन की कमी से उनका शरीर भी कैसा हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, उनका शरीर कैसे हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है सर, प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो गया, एक तो नंबर फर्स्ट क्वासिओरकोर नामक रोग, ये भी बच्चों में होता है, और मेरास्मस रोग भी किस में लगाओगे आप, बच्चों में ही लगाना है। ये किसके कारण होता है, पोषण के कारण। ये क्वासिओरकोर किसके कारण, दूध की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। सर प्रोटीन की कमी से तो रोग तो बता दिए, लेकिन अधिकता से रोग कोई पूछ लिया जाए, अधिकता, प्रोटीन ज़्यादा हो जाए, अधिकता से मानव को कौन सा रोग, तो ये एक ही शब्द आएगा, यानी कि शरीर मोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मोटा शरीर, फैटी शरीर, या बोलूँ तो मोटा शरीर, भारी शरीर हो जाएगा। तो याद रखना प्रोटीन की अधिकता से कौन सा रोग, ये रोग में आता है मोटा शरीर, है ना, मोटा शरीर। ठीक है, मोटा शरीर होगा तो कई बीमारियां हो जाता है, हृदयघात भी हो जाता है, और क्या बीपी हाई भी हो जाता है। तो ये सारे इसी में आ जाते हैं, प्रोटीन की अधिकता से रोग। बच्चों इधर सुनिएगा, सर ऊर्जा देने वाला, अब देखो नंबर पहला पोषण चल रहा था, ऊर्जा देने वाले भोजन चल रहे थे, नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट था, नंबर दूसरा वसा था, नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा कौन है, वसा, और नंबर तीसरा भोजन कौन पढ़ाया सर ने, प्रोटीन। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा देने वाला पहला भोजन कौन सा है, ऊर्जा देने वाला पहला भोजन कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट स्रोत कौन है भोजन का, कार्बोहाइड्रेट। नंबर दूसरा कौन, वसा। नंबर थर्ड कौन सा, प्रोटीन होगा। यानी कि ऊर्जा देने वाला प्राथमिक भोजन, ऊर्जा देने वाला प्राथमिक पोषण। याद रखना इस सीरीज मैंने बना दिया, नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा वसा, और नंबर तीसरा प्रोटीन। अच्छा नंबर कार्बोहाइड्रेट को याद रखना है, यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। क्यों बोला सर प्राथमिक भोजन, क्यों बोला, क्योंकि मानव शरीर में जल्दी पाचन किसका, कार्बोहाइड्रेट का, थोड़ा धीरे पाचन किसका, वसा का, थोड़ा लेट पाचन किसका, प्रोटीन का। लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला भोजन, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषण, बोलो या भोजन एक ही बात है, पोषण। तो याद रखना सर्वाधिक ऊर्जा किससे, 9.3 किससे, वसा से। फिर इसके बाद कौन, प्रोटीन। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन आ जाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अच्छा मैंने ये भी चर्चा में लाया था एक दिन कार्बोहाइड्रेट में कि मानव शरीर का फ्यूल जो होता है, फ्यूल यानी कि मानव शरीर का फ्यूल को बोलते हैं। वैसे देखो मानव शरीर का स्टोर, संग्रहित भोजन किसे कहा जाता है, संग्रहित भोजन कौन होगा, वसा हो गया। और मानव शरीर का ईंधन कौन होगा, ईंधन कौन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जल्दी ये पाचन, जल्दी ऊर्जा देता है। इसलिए देखो मानव बॉडी का फ्यूल जो होता है ईंधन होता है, तो वो
ईंधन भोजन होता है तो कार्बोहाइड्रेट, और मानव शरीर का जो संग्रहित भोजन बोला जाता है शरीर के अंदर वो कौन होता है, वसा होता है। ठीक है, ये लास्ट है प्रोटीन। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पढ़ेंगे विटामिन वगैरह पढ़ेंगे, ऊर्जा नहीं देने वाला भोजन पढ़ेंगे। ये 3 तो हो गए पूरे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब पढ़ेंगे ऊर्जा नहीं देने वाला, जो जैविक क्रिया करता है शरीर में, कौन होता है, विटामिन होता है, दूसरा जल होता है, खनिज तत्व होता है, और एक ऑक्सीजन होता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए नमस्कार।